वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। ये हिंदी की बुक है। तो हिंदी केसर इसका नाम है और क्लास 6 के लिए ये बुक है। तो हिंदी फर्स्ट के लिए हिंदी की बुक का आज रिव्यू करेंगे हम लोग। इसमें आपको ये पता चलेगा कि आप कौन सा टॉपिक जो है रख सकते हैं अपने लेसन प्लानिंग के लिए हिंदी फर्स्ट में, और साथ ही साथ इंटर्नशिप प्रिपेयर करने के लिए, या आप कोई भी रिलेटेड काम कर रहे हैं 6 क्लास से रिलेटेड और हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ये सेशन आपको हेल्प करेगा। तो हिंदी केसर ये जो बुक है ये लीला पब्लिकेशन की बुक है। इस तरह से इसका कवर पेज है और ये 6 क्लास के लिए बुक है। अब आइए देखते हैं कि इस बुक की विषय सूची क्या है। तो विषय सूची यहाँ पे दिखाई गई है। फर्स्ट चैप्टर इसमें मिल जाता है कर्मवीर का, जो पेज नंबर 3 पे है। उसके बाद सेकंड चैप्टर मिलता है हंसते हंसते जीना, 6 पर है ये। और हमारे वैज्ञानिक थर्ड चैप्टर है इसमें, जो 10 पेज नंबर पे है। हींग वाला फोर्थ चैप्टर मिल जाता है इसमें, जो 15 पे है। उसके बाद शिष्टाचार फिफ्थ चैप्टर आ जाता है, 6 है यहाँ पे किसान। 7th है अकल बढ़िया भैंस। देन 8th चैप्टर आ जाता है इसमें पहली यात्रा। 9th चैप्टर है सबसे बड़ी चीज़। 10th है इसमें हम कुछ करके दिखलाएंगे। 11th है आदिकांड, रामायण से ये लिया गया है। फिर 12th नंबर पे आ जाता है मेरी अभिलाषा है। 13th नंबर पे है पर्यावरण के प्रदूषण की आवाज़। देन 14 नंबर पे आ जाता है कड़वी मिठाई। देन 15 नंबर पे है मैं सबसे छोटी हूँ। और 16 नंबर पे है वन हमारी अमूल्य संपदा। देन 17th नंबर पे आ जाते हैं नीति के दोहे। 18th नंबर पे है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। देन इसके बाद जो है चैप्टर्स यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं प्रश्न पत्र। तो ये प्रश्न पत्र पहला हो जाता है और ये सेकंड प्रश्न पत्र यहाँ पे दिए गए हैं लास्ट में। तो इसके बाद हम देखेंगे हर एक चैप्टर का कवर पेज। चैप्टर में क्या बताया गया है ये आपको फर्स्ट पेज में पता चल जाएगा, और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज क्या है ये हम लोग देख लेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप लेसन प्लानिंग में या फिर इंटर्नशिप फाइल में जो है टेस्ट पेपर कैसे प्रिपेयर करेंगे, या कौन से चैप्टर्स हैं वहाँ पे, या क्या आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी के सर फर्स्ट जो बुक है क्लास 6 के लिए, इसमें फर्स्ट चैप्टर हो जाता है कर्मवीर का। तो कर्मवीर की जो कहानी है वो कर्म के बिना सुखमय जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इस पर आधारित की गई है। जो कर्मशील है वो समय की कीमत पहचान कर अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं, और उनके सामने कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ जाए, वो कभी भी घबराते नहीं हैं, और सपनों में ना खोकर वो निरंतर कर्म करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति पे लगे रहते हैं। तो इस पाठ में वही कर्मवीर की कहानी आपको बतलाई गई है। तो ये आपका चैप्टर है कर्मवीर का, जो पूरी तरह से आपके कर्मों पे आधारित है। तो कर्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद इस चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है कर्मवीर, इसके शब्दार्थ यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये शब्दार्थ हो जाते हैं। फिर अभ्यास कार्य यहाँ पे दिया गया है, जिसमें मौखिक प्रश्न उत्तर आते हैं, लिखित प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। तो ये लिखित प्रश्न उत्तर हैं कुछ। इसके बाद भाषा प्रवाह का कार्य दिया गया है, जिसमें विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं और कुछ शब्दों को शुद्ध भी करना है। फिर 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं, ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, और वाक्य प्रयोग करने हैं। फिर रचनात्मक गतिविधियाँ बताई गई हैं। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 1 एंड होता है। यहाँ पे सेकंड चैप्टर पे आएंगे। तो सेकंड चैप्टर रिलेट करता है हंसते हंसते जीना। तो इस पाठ में हंसी के मनोरंजक उदाहरणों द्वारा हमें विनोद तथा वाणी कौशल के अर्जन की प्रेरणा दी गई है। तो ये आपको सारांश पता चल गया कि ये पाठ जो है हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें विनोद और वाणी कौशल को अर्जन करना है, उसके लिए हमें प्रेरणा दी गई है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर हो जाता है हंसते हंसते जीना।
इस पाठ के भी कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जो इस तरह से हैं। शब्दार्थ के बाद सेकंड चैप्टर के मौखिक प्रश्न इसमें दिए गए हैं और उसके बाद लिखित प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। फिर भाषा प्रवाह के लिए आपको कार्य दिया गया है। इसके बाद रचनात्मक गतिविधियां आती हैं इसमें, वो भी यहाँ पे बताई गई हैं। देन थर्ड चैप्टर पे आएंगे तो थर्ड चैप्टर रिलेट करता है हमारे वैज्ञानिक से। हमारे वैज्ञानिक का मतलब है कि इसमें जो है वैज्ञानिकों के बारे में बात की गई है। तो जैसे कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में बात की गई है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात की गई है। तो इस पाठ का सारांश बताया गया है कि विज्ञान की प्रगति के लिए भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का सिलसिला यूरोपियों के भारत आगमन से ही सैकड़ों वर्षों पहले से चला आ रहा है और स्वतंत्रता के बाद देश ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रस्तुत पाठ में विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऐसे ही कुछ वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें वैज्ञानिक आ जाते हैं ये सारे। इस तरह से इस थर्ड चैप्टर के शब्दार्थ यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद अभ्यास कार्य इसमें आ जाता है जिसमें मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर दिए गए हैं और साथ ही भाषा प्रवाह के लिए कार्य दिया गया है। देन लास्ट में इसमें रचनात्मक गतिविधियां भी आ जाती हैं। देन फोर्थ चैप्टर पे आएंगे तो फोर्थ चैप्टर रिलेट करता है हींग वाला, चैप्टर का नाम है ये। हींग वाला चैप्टर जो है ये बताता है कि ये एक तरह से कहानी है जो बताई गई है कि हम चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखते हों लेकिन हमें मानवता को भी नहीं भूलना चाहिए। तो हमारा धर्म चाहे कुछ भी हो लेकिन हमें मानवता को हमेशा याद रखना चाहिए, मानवता पे ही कार्य करना चाहिए। धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे की मुसीबत के समय हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस पार्ट में हींग वाला पार्ट जो है इसमें हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जो है मानवता के ऊपर कार्य करना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस तरह से फोर्थ चैप्टर जो है हींग वाला, इस चैप्टर का अभ्यास कार्य यहाँ पे बताया गया है जिसमें मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, लिखित प्रश्न दिए गए हैं और भाषा प्रवाह के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो ये भाषा प्रवाह के क्वेश्चन हैं जिसमें समानार्थी शब्द लिखने हैं, वाक्य प्रयोग लिखने हैं, विलोम शब्द लिखना है, लिंग बताना है और साथ साथ ही रचनात्मक गतिविधियां भी दी गई हैं। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर पे आएंगे तो शिष्टाचार फिफ्थ चैप्टर है। यहाँ पे शिष्टाचार चैप्टर का सारांश बताता है हमें कि शिष्टाचार सभ्यता यह सभ्य होने का आचरण कहलाता है। मनुष्य का जन्म तो समाज में होता है और समाज में ही उसका लालन पालन होता है, वह समाज में ही बड़ा होता है, समाज से ही वह सभ्यता और असभ्यता को सीखता है। तो शिष्टाचार के परिवेश के आचरण करना सभ्यता तथा शिष्टाचार के विपरीत आचरण करना असभ्यता कहलाता है। तो शिष्टाचार के परिवेश में जब हम आचरण करते हैं तो उसको सभ्यता कहा जाता है और शिष्टाचार के विपरीत जब हम कार्य करते हैं तो उसको असभ्यता कहा जाता है। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए। इसी बात पर चर्चा की गई है शिष्टाचार चैप्टर में। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 हो जाता है यहाँ पे। देन इस चैप्टर के शब्दार्थ बताए गए हैं और उसके बाद इसके अभ्यास काल में मौखिक उत्तर आ जाते हैं, लिखित उत्तर आ जाते हैं और भाषा प्रवाह के क्वेश्चंस आ जाते हैं।
इस तरह से भाषा प्रवाह के और भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। देन चैप्टर नंबर 6 पे आएंगे। तो चैप्टर नंबर 6 जो है एक कविता है और इस कविता में किसान पर बात की गई है। तो इस प्रस्तुत कविता में कवि ने किसान की विशेषताओं की ओर अपना ध्यान मुखरित किया है और इस रचना में कवि ने बताया है कि किसान किस प्रकार विभिन्न ऋतुओं में कष्ट सहता है और प्रसन्नता से अपने कर्तव्य के पालन में लगा रहता है। तो चाहे जैसा भी मौसम हो जाए लेकिन किसान अपने कार्य में लगातार लगा रहता है। प्रस्तुत रचना में रचनाकार ठाकुर गोपाल सरर सिंह जी हैं और सामान्य व्यक्ति के प्रति सहानुभूति की भावना उनकी इस रचना में मुखर हो उठी है। तो इस तरह से उन्होंने रचनाकार ने इसमें जो है किसान के बारे में बताया है। तो ये कविता हो गई आपकी। इसके शब्दार्थ यहाँ पे बताए गए हैं, साथ साथ अभ्यास कार्य बताया गया है यहाँ पे, जिसमें मौखिक उत्तर आ जाते हैं और लिखित उत्तर आ जाते हैं। भाषा प्रवाह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये भाषा प्रवाह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। देन 7th नंबर चैप्टर पे आएंगे। 7th चैप्टर हो जाता है अक्ल बढ़िया भैंस का। तो ये चैप्टर किस पे आधारित है पहले ये जान लेते हैं। तो हमेशा से ही व्यक्ति के बाहरी डिल डौल से ही उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। तो जैसा ही इंसान शारीरिक रूप से दिखता है वैसे ही हम अनुमान लगा देते हैं कि वो वैसा ही इंसान है, परंतु यह आवश्यक नहीं होता है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से सशक्त लग रहा हो वह मानसिक रूप से भी समर्थ हो। और यह बात तो निश्चित है कि शारीरिक शक्ति वाला व्यक्ति मार खा जा सकता है, परंतु मानसिक रूप से सशक्त व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों के हाथों मजबूर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से बताया गया है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, शारीरिक रूप से शक्ति वाला होता है, वह कभी भी मात खा सकता है, लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वह हर एक परिस्थिति में उसका सामना करता है और उसके हाथों से मजबूर नहीं होता है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 7 बताया गया है। अक्ल बढ़िया भैंस इस चैप्टर का नाम है। इसके लास्ट में शब्दार्थ दिए गए हैं और फिर अभ्यास कार्य दिया गया है, जिसमें मौखिक उत्तर आते हैं, लिखित उत्तर आ जाते हैं और भाषा प्रवाह के कार्य आ जाते हैं इसमें। तो इस तरह से भाषा प्रवाह के कार्य को बताया गया है। द नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हो गया पहली यात्रा। 8th नंबर पे ये चैप्टर है। प्रस्तुत पाठ में लेखक अक्षय कुमार दीक्षित ने शहर की पहली यात्रा कर रहे हैं और उस व्यक्ति का वर्णन किया है जो उस शहर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो पहली यात्रा जो चैप्टर है वो ये चैप्टर एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जिसको उस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो वहाँ पे यात्रा कर रहा है। तो उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा। तो इस चैप्टर के शब्दार्थ आ जाते हैं लास्ट में और फिर इसका अभ्यास कार्य दिया गया है, जिसमें मौखिक उत्तर, लिखित उत्तर और उसके साथ साथ भाषा प्रवाह के कार्य को दिखाया गया है। देन 9th नंबर पे चैप्टर आ जाता है सबसे बड़ी चीज़। सबसे बड़ी चीज़ जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि अकबर और बीरबल के एक प्रसिद्ध किस्से के बारे में बात की गई है इसमें। और बीरबल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक था और वे अपने बुद्धि और चातुर्य के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। अकबर के किसी भी कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर वे झट से दे दिया करते थे, इसीलिए अकबर को वे सबसे अधिक प्रिय थे। प्रस्तुत पाठ में बीरबल की बुद्धिमानी का परिचय देने वाले एक किस्से का ही वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ये जो पाठ है सबसे बड़ी चीज़, ये अकबर और बीरबल पर आधारित है और बीरबल
अकबर के 9 रत्नों में से सबसे प्रमुख और सबसे प्रिय रत्न थे। और इसी बीरबल जो है अकबर के हर एक क्वेश्चन का आंसर किया करते थे, इसीलिए वो उन्हें अधिक प्रिय थे। और ऐसे ही एक किस्से का वर्णन इस पाठ में किया गया है, सबसे बड़ी चीज पे। इस तरह से ये पाठ हो गया और इसके जो है शब्दार्थ यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इसमें अभ्यास कार्य आ जाता है, जिसमें मौखिक उत्तर दिए गए हैं और लिखित उत्तर आपको बताने हैं। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। साथ ही साथ भाषा प्रवाह का भी कार्य इसमें दिया गया है। देन नेक्स्ट पे आएंगे तो नेक्स्ट जो है कविता है, ये हम कुछ करके दिखलाएंगे। तो ये कविता जो है एक उत्साह और जोश का पूरी तरह से वर्णन करती है कि बच्चों में अंतःकरण में छिपी हुई देशभक्ति की भावना जो है उजागर की जा रही है इसमें। तो ये जो है कविता बताई गई है 10th नंबर पे। इसके शब्दार्थ यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ अभ्यास कार्य में मौखिक उत्तर पूछे गए हैं, लिखित उत्तर पूछे गए हैं और उसके बाद भाषा प्रवाह के कार्य को दिखाया गया है। द नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे आदिकांड का। आदिकांड जो चैप्टर है वो रामायण से लिया गया है और ये 11 नंबर पे चैप्टर है। इसमें सारांश में बताया गया है कि बच्चों अपने अपने धार्मिक ग्रंथ रामायण के बारे में आपने सुना होगा, परंतु प्रस्तुत कथा जो है रामायण ग्रंथ का ही एक अंश है। आदिकांड में श्री राम के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा इसमें सम्मिलित की गई है और उसमें जो है सुंदर वर्णन किया गया है। तो राम जन्म जब से होता है तब से लेकर उनके विवाह तक की इसमें पूरी बात की गई है। तो आदिकांड का ये चैप्टर है। फिर इसके जो है शब्दार्थ यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद इसके अभ्यास कार्ड दिए गए हैं, जिसमें मौखिक उत्तर आपसे पूछे गए हैं, लिखित उत्तर आपको बताने हैं, भाषा प्रवाह के भी कार्य को दिखाया गया है। इसमें भाषा प्रवाह के ये कार्य हैं। देन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है मेरी अभिलाषा है। तो मेरी अभिलाषा है एक कविता है यहाँ पे। इस कविता में प्रेरणादायक कविता है ये एक तरह से। इसमें प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमें उनके जैसा बनने की प्रेरणा दी गई है और कवि ने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो ये मेरी अभिलाषा है कविता है, जिसके यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं और अभ्यास कार्य दिया गया है, जिसमें मौखिक प्रश्न किए गए हैं, लिखित प्रश्न किए गए हैं, भाषा प्रवाह के कार्य को बताया गया है। देन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है 13 नंबर पे पर्यावरण के प्रदूषण की आवाज़। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से पर्यावरण के प्रदूषण पे बेस्ड है। इसमें अलग अलग प्रदूषण के बारे में चर्चा की गई है। तो इसी तरह से आपको पर्यावरण प्रदूषण कैसे हो रहा है, उसके बचाव के साधन क्या है, कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, वो सारी चर्चा आपको इसमें मिलेगी। फिर इसके शब्दार्थ आ जाते हैं यहाँ पे और अभ्यास कार्य आ जाता है, जिसमें मौखिक उत्तर आपसे पूछे गए हैं, लिखित उत्तर आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद आपको मिल जाएगा भाषा प्रवाह। तो भाषा प्रवाह के भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर रिलेट करता है 14 नंबर पे चैप्टर है कड़वी मिठाई। कड़वी मिठाई जो चैप्टर है उसमें बताया गया है सारांश में कि कभी कभी कल्पना लोक में खो जाना स्वाभाविक है, किंतु उसी में खोए रहना और उसका परिणाम स्वरूप आलसी हो जाना, जिद्दी बन जाना, ये ठीक नहीं होता है। तो ऐसे ही एक बच्चे को कैसे उसके माता पिता सबक सिखाते हैं और सही राह पर लेकर आते हैं, ये देखना जो है रोचक हो जाएगा।
बचपन से ही सुसंस्कार और अच्छी आदतों के बीच ही बड़े होने पर मधुर फल वाले जीवन वृक्ष बनते हैं। तो इस तरह से ये जो कड़वी मिठाई चैप्टर है वो बताया गया है इसमें कि एक बच्चा है जो पूरी तरह से अपने सपनों में खोया रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो आलसी हो जाता है, जिद्दी बन जाता है। तो उसके माता पिता ने उसे कैसे सबक सिखाया है वो स्टोरी इसमें बताई गई है। देन इस चैप्टर के यहाँ पे शब्दार्थ आ जाते हैं और उसके बाद इसका जो है अभ्यास कार्य यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें मौखिक प्रश्न आ जाते हैं, लिखित प्रश्न है और भाषा प्रवाह का कार्य बताया गया है यहाँ पे। देन आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर 15 नंबर पे है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो ये कविता है। हर बच्चा माँ के स्नेह की शीतल छाया में रहता है, परंतु बड़े होने पर बच्चों को जब माता की गोद छिनती प्रतीत होती है तो वह डर जाता है। प्रस्तुत कविता में स्नेह और डर का वर्णन किया गया है। तो ये कविता है मैं सबसे छोटी हूँ। इसमें बताया गया है कि जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी माँ की गोद उनसे धीरे धीरे छिनती चली जा रही है। उसी डर और स्नेह के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर इस कविता के जो है शब्दार्थ आ जाते हैं यहाँ पे। देन इसके अभ्यास कार्य यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें मौखिक प्रश्न आ जाते हैं, लिखित प्रश्न है और इसके बाद भाषा प्रवाह के प्रश्न यहाँ पे आते हैं। देन 16 नंबर पे आते हैं। तो 16 नंबर पे चैप्टर है वन हमारी अमूल्य संपदा का, और इस पार्ट में वन संरक्षण की समस्या पर प्रकाश डाला गया है और वनों के महत्व को बताया गया है। वनों की कटाई अधिक ना करें इसके बारे में सुझाव दिया गया है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए सुझाव दिया गया है। इस तरह से ये हमारा 16 नंबर पे चैप्टर हो जाता है, वन हमारी अमूल्य संपदा। इस चैप्टर के शब्दार्थ यहाँ पे बताए गए हैं और इसका जो है अभ्यास कार्य है, जिसमें मौखिक प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, फिर भाषा प्रवाह का कार्य दिया गया है। इसके बाद 17 नंबर पे कुछ चैप्टर आता है नीति के दोहे। नीति के दोहे में कबीर, रहीम इनके दोहे बताए गए हैं और संत कवियों का इसमें महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है और इन्होंने अपनी रचनाओं में जाति पात ऊंच नीच के भेदभाव को खुलकर विरोध जो है इसमें किया गया है। इन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया है तथा धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर भी इन्होंने प्रवाह किया है। तो ये कबीर के दोहे हैं यहाँ पे। इसके बाद रहीम जी के दोहे यहाँ पे हैं। फिर इस चैप्टर के शब्दार्थ यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद अभ्यास कार्य आ जाता है, जिसमें मौखिक प्रश्न किए गए हैं, लिखित प्रश्न है यहाँ पे और इसके बाद भाषा प्रवाह के प्रश्न किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो 18 नंबर पे क्वेश्चन है, लेसन है। तो ये धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि का चैप्टर है, जिसका सारांश बताता है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वो जैसा करता है, उसका जैसा स्वभाव होता है, जैसा उसका व्यवहार हो जाता है वैसे ही। तो इस तरह से जो हमारी सोच होती है, जो हम करते हैं, जैसा हमारा स्वभाव है वैसे ही हम व्यवहार करने लगते हैं, वैसे ही हमारा स्वभाव बनता चला जाता है। यदि वह अच्छा सोचेगा तो निश्चित रूप से उसका स्वभाव और व्यवहार भी अच्छाई की ओर झलकेगा। यदि वह बुरा सोचता है तो उसका व्यवहार भी बुरे की ओर ही झलकेगा। तो इसी तरह से ये चैप्टर बताया गया है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि।
देन इस चैप्टर के शब्दार्थ यहाँ पे आ जाते हैं। फिर इसका अभ्यास कार्य बताया गया है जिसमें मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और भाषा प्रवाह के क्वेश्चन को बताया गया है। इसके बाद चैप्टर्स तो यहाँ पे एंड हो जाते हैं। ये आदर्श प्रश्न पत्र है आपका फर्स्ट। यहाँ पे ये पहला प्रश्न पत्र आ जाता है जो लास्ट में 2 प्रश्न पत्र दिए गए हैं, उसमें से ये पहला प्रश्न पत्र है। देन नेक्स्ट प्रश्न पत्र पे आएंगे तो ये सेकंड नंबर पे प्रश्न पत्र दिया गया है जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछे गए हैं और सही उत्तर पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है और पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है, शब्दों के प्रचलित रूप को लिखना है। सो थैंक यू एवरीवन। ये सेशन आपका था कक्षा 6 के हिंदी फर्स्ट के लिए और इसमें आपको हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज बताई गई हैं, चैप्टर का सारांश बताया गया है। थैंक यू।